there is many millions of barrels of oil has been taken off the market. war ज़्यादा चली ज़्यादा देर तो फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट हिट्स होंगे. जो स्कूल बंद कर दिए, स्कूल शुड बी द लास्ट टू क्लोज डाउन. हम सबसे पहले स्कूल बंद कर देते. आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया इकोनॉमी का फॉर decades to come, yearly decades to come. खुदा का वास्ता deregulate both the electricity and the gas market. टैक्स कम करना है, आपने सब्सिडी नहीं देनी. So easy for us. हमने पीडीएल बढ़ा दिया 1 झटके में 55 रुपए लीटर. पाकिस्तान की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब को आपने रोंद के दिया. You know what the government said उसके साथ? अभी तो और बहुत प्राइस बढ़नी है. ओ भाई फिर क्यों नहीं लाइनें लगी? Absolute bullshit. जहां अवाम की जेब से पैसा निकालना हो तो आपको 2 मिनट नहीं लगते फैसला करने के. It is an absolute nightmare scenario for Pakistan. अस्सलाम वालेकुम जी and welcome to another episode of Liberty Talk. वही सीरीज़ हमारी कंटिन्यू करेंगे हम हॉर्मुज़ क्राइसिस मॉनिटर पे कि इस ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग से पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे और इसका इस दफ़ा जो है पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक साइड हम एक्सप्लोर करेंगे असद उमर के साथ. वेलकम टू द स्टूडियो जी, थैंक यू फॉर योर टाइम. अच्छा, अब आप इस क्राइसिस जो अभी डेवलप हो रही है आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आर यू टेकिंग इट सीरियसली और डू यू थिंक कि बस गुजर जाएगी, एक इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है? नहीं, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. इवन जो अटैकिंग 2 पार्टीज़ हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नेसेसरली टोटली अलाइन नहीं है. सो आई थिंक इट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. ऐसी कोई सिंपल सिचुएशन नहीं है. हो सकता है ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाए जी, और हो सकता है कि ये काफ़ी देर चलती रहे. नहीं तो आपके ख्याल में अगर हफ्ते 10 दिन भी में ये रिजॉल्व भी हो जाती है तो इसके जो इकोनॉमिक असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये क्या हफ्ते 10 दिन के बाद क्या विल दे इवेपोरेट? नहीं, अभी तो देखिए जो डिस्ट्रक्शन हुई है ना, देयर इज many मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल हैज बीन टेकन ऑफ द मार्केट. जी, Qatar, which is about 18 to 20% of the total LNG global supply and 100% of Pakistan supply, that has lost about 1/5 of their capacity. So वो तो कुछ 2-3 साल के लिए वो कैपेसिटी है. So LNG का तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हम पे सिग्निफिकेंट काफ़ी देर तक चलेगा. On the oil side, I think it will take a few weeks for things to normalize even after ceasefire. अच्छा, that is most optimistic I think conclusion compared to other people I've spoken about. So एनालिस्ट ने कहा है कि ये मसरात जो अगर इवन अगले हफ्ते ख़त्म हो जाता है तो इसकी जो सप्लाई चेन के अंदर लैग आएगा वो साल तक एक्सटेंड हो जाएगा. Doesn't make any sense. परमानेंट डैमेज जो है वो ऑयल सप्लाई को कोई बहुत सिग्निफिकेंट अभी तक नहीं हुआ है. इट्स अ लॉजिस्टिक्स इशू. तेल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी दुनिया की मोर और लेस अनचेंज है. मोर और लेस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है. सिर्फ ये है कि जहाँ से 20% ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन फ्लोज एंड अबाउट 1/3 ऑफ द इंटायर द सीबॉर्न ट्रेड टेक्स प्लेस, वो शट डाउन हुई है, राइट? सो दैट कैपेसिटी, इसका ये इम्पैक्ट तो हो रहा है कि जो रिजर्व्स दुनिया के अंदर बिल्डअप हुए हैं वो ग्रेजुअली ड्रॉ डाउन हो रहे हैं, राइट? पर दो very substantial reserves. Just China alone, which is the largest buyer of imported oil in the world, has 1.2 billion barrels के रिजर्व. और वो बिल्डअप भी करते हैं, वो ड्रॉ डाउन भी करते हैं. वो करते यही है, प्राइस नीचे चली जाती है तो बिल्डअप करते हैं, जो ऊपर चली जाती है तो वो ड्रॉ डाउन कर देते हैं. द रीज़न आई एम सेइंग कि ये नहीं होगा कि अगर एक टाइट मार्केट होती ना और उस टाइट मार्केट के अंदर आपको ये सप्लाई शॉक लगता तो उसके एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता. यहाँ पे 2 वजह से ये इतना लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए अगर इतनी रिलेटिवली क्विकली सेटलमेंट हो गई. पहली बात तो ये है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई वाज लॉन्ग एंड सिग्निफिकेंटली लॉन्ग, राइट? प्राइसेस वर अंडर प्रेशर एंड दे वर कमिंग डाउन. सो अभी सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि अगर उसमें से थोड़ा सा निकलता भी है तो जो लॉन्ग थी पोजीशन, लॉन्ग का मतलब ये है कि सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी, राइट? तो वो जो गैप था वो गैप सिर्फ नैरो हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ. सेकेंड, जो इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं डेवलप्ड इकॉनमीज़ के ऊपर, यूरोप के ऊपर, इवन अमेरिका के ऊपर. अमेरिका आपको पता है कि पहले ही अंडर प्रेशर था, जॉब क्रिएशन उनकी बिल्कुल उड़ी हुई है. सो दे आर टीटरिंग ऑन द ब्रिंक, दिस दे वर मोस्ट प्रॉब्ली गोना हैव अ रेट कट इस वक्त. सो कोई ग्लोबल डिमांड पुल बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है. देखो हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो गैस की डिमांड प्रोजेक्शन थी, बिकॉज द इकोनॉमी फ्लैटनड आउट फॉर सेवरल ईयर्स,
पिछले जो 3 साल हमारे गुजरे हैं 2022 से 25 पीटीआई गवर्नमेंट के फॉल के बाद से जो 3 साल गुजरे हैं, ये अगर आप 3 ईयर रोलिंग एवरेज प्लॉट करें ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की, दिस इज द लोएस्ट 3 ईयर ग्रोथ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, राइट? सो उसकी वजह से अभी आपने जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक या मे बी इवन फ्यू वीक्स बैक आपने सुना होगा कतर के साथ हम नेगोशिएट करें यार हमारे कैंसिल कर दें कार्गोस, जी याद रहे कार्गोस कैंसिल करा रहे थे। एंड दिस वाज डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने अपनी फील्ड्स की, अपनी लोकल ऑयल एंड गैस फील्ड्स की, ऑयल फील्ड्स की बेसिकली प्रोडक्शन स्लो डाउन की थी क्योंकि एसोसिएटेड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप देखें, डेटा देखें, तो जैसे ही ये वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है तो अब पाकिस्तान को सडनली गैस की ज़रूरत थी, वो एलएनजी अब आ नहीं रही थी, तो तकरीबन 450 MSCFD की लोकल प्रोडक्शन में इंक्रीज आई है बिकॉज दैट कैपेसिटी एग्जिस्टेड। तो जो ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम था, अब जाहिर है कतर ने कहा है कि जी हम तो फोर्स मेजोर डिक्लेयर करेंगे अभी, नॉट जस्ट फॉर द शॉर्ट रन बट बिकॉज ये 2-3 साल के लिए हो गए। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान to renegotiate those contracts, Right. For both lower volumes and frankly it is enough is enough। ये कोई सरकार जो है वो उसकी कोई एंटिटी फैसला करेगी कितनी LNG की ज़रूरत है मुल्क के अंदर, वो जाके डील्स करेगी। गेट आउट ऑफ दैट, ये जो स्टेट टू स्टेट हुई हुई है इसके वॉल्यूम्स कम करें जितना कतर के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, बाकी इधर से ग्रोथ जो है लेट द मार्केट, लेट द प्राइवेट सेक्टर डिसाइड दैट, लेट द प्राइवेट सेक्टर सोर्स। सो एज आई सेड, मतलब ये सूरत हाल आपने क्रिएट की हुई है कि इससे पाकिस्तान का सिटीजन पनिश हो रहा है ना कि अपनी फील्ड्स की प्रोडक्शन गिराई हुई है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको हिट जो पेनल्टी लगेगी नॉट बाइंग द LNG दैट इज सो बैड। ऑलराइट, सो अगर आप इस क्राइसिस को जो है बहुत देर तक एक्सटेंड होते हुए नहीं देख रहे, तो अभी जो नेसेसरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है कि ये चलता जाए फॉर अ लॉन्ग रन ऑल्सो। ऑलराइट, बट यू डोंट थिंक कि जो सप्लाई चेन के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो इतनी देर लगाएंगे इन्वेस्टमेंट, अगर शॉर्ट टर्म के अंदर खत्म हो जाए, अगर शॉर्ट टर्म के अंदर खत्म हो जाए? ऑलराइट, अगर वॉर चलती रहा है एंड देन देयर इज क्लियरली द रिस्क अगर वॉर ज़्यादा चली ज़्यादा देर तो फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट हिट्स होंगे। ठीक है, उसने थ्रेटन किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले वो 5 दिन और दिए, 10 दिन और दे दिए। लेट्स अज्यूम नाउ वी डूइंग द अदर सिनेरियो, अब ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक सिनेरियो, टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और एक ये चीज़ कि टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाए, दूसरी कि डोनाल्ड ट्रंप वाज एक्चुअली जस्ट बाइंग टाइम, 2 दफ़ा पहले कर चुके हैं ना। ठीक है, ईरान को दोनों दफ़ा जब अटैक किया, लास्ट ईयर भी इस साल भी, तो वो ड्यूरिंग नेगोशिएशंस किया था। सो वो जो मोबिलाइज हो रहे हैं उनके मरीन्स, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो मरीन्स पहुंचेंगे तो उन्होंने एक कोई लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे हैव इन माइंड, समथिंग रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर रीजन। हाँ, इफ दैट हैपन्स दैट द पोस्ट रिजम्पशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और नो रिजम्पशन तो नहीं, वो रुका तो है नहीं, बट पोस्ट एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बहुत चांसेस हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अरेबियन गल्फ कंट्रीज के भी और ईरान के भी हिट होना शुरू हो जाए। लेट्स एक्सपैंड दैट अ लिटिल बिट फर्दर। इसको हम 3 केस सिनेरियोज बना लेते हैं, कह लेते हैं अगले महीने ठीक हो जाता है, अगले 6 मंथ्स बाद ठीक होता है, अगले 1 साल बाद होता है। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ओवर द टाइमलाइन आप किस तरह देखते हो कि शॉर्ट टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंस है, पहले क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और फिर बाद में क्या होने को जा रहा है? अगर शॉर्ट टर्म का है तो आपको वन टाइम हिट लगेगी, तो भाई प्राइसेस हैव ऑलरेडी गॉन अप, यू विल फील द प्रेशर, कंज्यूमर को भी प्रेशर फील हो रहा है, बिजनेस को भी ये प्रेशर फील हो रहा है। एंड क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इफेक्ट हो रही हैं, तो जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो मार्केट्स के अंदर भी वो पिंच फील हो रहा है, तो देयर फॉर रिडक्शन ऑफ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली होता ये है कि दुनिया जब रिसेशन में जाती है ना, तो क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड से इतना कटा हुआ है और इतना सीरियस हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है कि पाकिस्तान एक्चुअली बेनिफिशियरी होता है। Because when that happens, international prices fall of all commodities. आपकी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है, आपकी इंपोर्ट 60 बिलियन है। So net for net, you're better off when the world goes into it. This is not a normally induced recession. This is a recession being caused by a spike in oil prices due to disruption of supply. Right? It's not a demand-driven. It's a supply-driven recession being out to. तो आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी यूनिट प्राइसेस गिर जानी है, और जो आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट है विच इज एनर्जी प्राइसेस, उनकी प्राइसेस शार्पली बढ़ी नहीं है। सो ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। सो इवन इन द फ्यू वीक्स दैट हैव ऑलरेडी पास्ड, पाकिस्तान इज टेकिंग अ हिट, एंड अगले महीने में भी रिजॉल्व हो जाए तो वन टाइम एक सिग्निफिकेंट आप हिट लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला शॉर्ट टर्म।
6 से 1 महीने में, by 1 साल से मोर और लेस आई प्लेस देम इन द सेम कैटेगरी। ठीक है। सो फिर क्या होना शुरू होगा? देन द स्पिल ओवर इफेक्ट्स आपके स्टार्ट होना शुरू होते हैं। अगर ये चल रही है एंड माय अजम्पशन कि अगर चलेगी तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होना शुरू होगा। अभी आपको सिर्फ प्राइस की हिट पड़ी है, आपको ऑयल की साइड के ऊपर, आपको वॉल्यूम की हिट नहीं पड़ी है। जी। हॉर्मुज से भी वो आपके जहाज़ आ गए, पहले इन्वेंट्री भी रखी हुई थी और उनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है सऊदीज़ की, वहाँ से वो थ्रू द याम्बो पोर्ट को तकरीबन 3.5 मिलियन बैरल्स अ डे कर रहे हैं एंड अभी तक वो नहीं डिसरप्ट हुआ है। डायरेक्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो सकता है। याम्बो से रेड सी का जो एग्जिट है उसके ऊपर हुतीज बैठे, बाबल मंदब पे हुतीज बैठे हुए हैं जो अभी तक नहीं इंगेज हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने अभी, अच्छा वो मेरे ख्याल में ईरान ने इसलिए भी नहीं किया, आई हैव नोटिस के अरब गल्फ कंट्री में सबसे कम जिसको वो टारगेट कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया। वो बहुत क्रिटिकल रिलेशनशिप है, इम्प्रूव भी हुई थी पिछले सालों में। वो डायरेक्टली वो जो भी कर रहे हैं इससे कलेक्टिवली सब इफेक्ट हो। अगर वो रेड सी से करते हैं, रेड सी से बाकी किसी अरेबियन कंट्री का एग्जिट नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया का। दैट वुड बी लिटरली टारगेटेड सऊदी अरेबिया। सो अभी तक नहीं किया, बट वंस इट्स स्पिल ओवर एंड इट्स एस्केलेटिंग, दैट कुड कम अंडर थ्रेट। सो ईदर थ्रू द curtailment ऑफ प्रोडक्शन और थ्रू रेड सी का एग्जिट जो है, और याम्बो ऑल्सो गेट्स क्लोज्ड डाउन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर अटैक हो जाए, ऊतीज अटैक कर लें, वट एवर इट में, फिर आपको वॉल्यूम प्रॉब्लम शुरू होगी, फिर रैशनिंग शुरू होगी, फिर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सिर्फ डिमांड, अभी तो डिमांड कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, क्योंकि प्राइसेस स्पाइक अप हो रही हैं एंड उसका जाहिर है एनर्जी प्राइसेस का स्पिल ओवर इफेक्ट होता है दूसरी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन विल बी गोइंग अप। फिर सप्लाई शॉर्टेजेस आपको हिट करेंगी। सो वो तो बहुत ही डिजास्टर्स वो है। Do you agree with the rationing scheme? गवर्नमेंट ने एक बीच में ले आए हैं ये एक rationing scheme. I don't think it's a bad idea. I think it's a good idea. I think जो उन्होंने अभी तक किया है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को खास सेट नहीं होती जो अभी तक किया। All right. The part of it that I totally disagree with is वो जो स्कूल बंद कर दिए। स्कूल should be the last to close down। हम सबसे पहले स्कूल बंद कर देते हैं। वो भाई आप उस मुल्क के अंदर बैठे हुए 90% बच्चे के पास लैपटॉप कोई नहीं है, कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, आप कौन सी ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? अच्छा, I had a chat with Sardar Muazzam, managing director former Nika. उन्होंने कहा कि of course having less traffic on the road and reducing the speed of the vehicle has some fuel efficiency effects. Like they think मतलब क्योंकि traffic jams होते हैं instigate school के बच्चों, so they're taking a response in that. I understand that, but I'm saying in terms of priority, for me the education of our children should be the last thing that gets said. So हमने ये जो वज़ीर आज़म साहब अपने वज़ीरों को लेके कल गए हुए थे, वो शरी रहमान की बेचारी की जी वेरी अनफॉर्चुनेट, तो उनकी लिए कराची गए हुए थे, वहाँ जो उन्होंने इतने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम क्रिएट किए, तो वो हरकतें ना करें ना, ठीक है स्कूल हमने पहले बंद कर दिए। सो दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ अटैक, द वॉल्यूम शॉर्टेजेस ऑन द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। उससे अगला जो सेकंड हो सकता है, अगर प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है तो अरेबियन गल्फ के अंदर ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विल फॉल, आपके लेऑफ्स होने शुरू होंगे, Right. आपका वर्कर वापस आना शुरू होगा, योर रेमिटेंसेस विल स्टार्ट टू फॉल। Yes. एंड अबाउट 55% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस ऑफ पाकिस्तान जो आ रही हैं, 55% वो मिडल ईस्ट से आ रही है, Right. वो इन अरब कंट्रीज से आ रही हैं आपकी। Right. सो और रेमिटेंसेस आपकी जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, वो तो आपकी लाइफ लाइन है। सो अगर उसके अंदर ड्रॉप आता है, $21 बिलियन की रेमिटेंसेस थी लास्ट ईयर, तो उसमें 20% भी अगर सिर्फ ड्रॉप आता था, $4 बिलियन गॉन, दैट्स अ मैसिव। एक्सपोर्ट की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है अरेबियन गल्फ, बट फिर भी $3 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है, अगर वो मार्केट से इफेक्ट हो रही है तो वो भी एक्सपोर्ट। सो दीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस हाइक ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स, potential volume shortages of any energy products and remittances के अंदर hit particularly in the Arab Gulf country, but the same thing could be happening in Europe and US also because economic circles वहाँ भी economy is in trouble, recession की अंदर जा रहे, so people hold back, saving level बढ़ाते हैं, so overall आपकी remittances can be hit, so it is an absolute nightmare scenario for Pakistan. गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं जो हमें बताए गए हैं, ठीक है। सो वन ऑफ दोज इज के गाड़ियों की स्पीड कम करा दी, अपने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के जो पेट्रोल के कोटाज हैं, एलोकेशंस, उनको 50% डिक्रीज करा दिया। यू आर अवेयर, वुड यू हैव taken these same measures? Are these just superficial measures जिनको गवर्नमेंट को बेसिकली करके दिखाना पड़ता है because it's going to be taking so many hard measures, and what would be the real measures to take? देखिए
as I said, I think ठीक measures लिए हैं. ठीक है. Will it have a substantial impact on Pakistan? No, it won't. Not one, but you have to start सबसे पहले ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अपने जो measures करना, the speed limit वाला is also कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को सब्सटेंशियल हिट नहीं हो रही है. Right. सो इन अ सिचुएशन लाइक दिस, सेम जो कोविड के अंदर हमने सिचुएशन, वही सिचुएशन है वहाँ पे. आपने वहाँ पे डिजीज स्प्रेड रोकना था, यहाँ पे आपने फ्यूल कंजम्पशन रोकनी है. बट द ट्रिक इज टू बी एबल टू डू इट इन अ मैनर जिससे मिनिमम हिट हो टू इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो दैट विल बी द रियल ट्रिक इन हाउ वी हैंडल दिस. कोई बहुत अच्छा. The other advantage जो पाकिस्तान का है, there has been a massive solarization at the domestic and consumer at the commercial level. जी. जिसके पीछे डंडा लेके गवर्नमेंट पड़ी हुई है कि क्यों अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व. इन्होंने पॉलिसी चेंज कर बिकॉज जो हमने एब्सोल्युटली अब्सर्ड इनसेन पॉलिसी बनाई जिससे हजारों मेगावाट हमने कैपेसिटी क्रिएट कर दी जिसकी कोई ज़रूरत ही कोई नहीं थी. फिक्स पेमेंट्स के ऊपर की, लार्ज परसेंटेज ऑफ दैट न्यू कैपेसिटी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर की, एक्सट्रीमली हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स के ऊपर की. आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया इकोनॉमी का फॉर डेकेड्स टू कम, ईयरली डेकेड्स टू कम. सो वो जो सारा प्रेशर फील कर रहे हैं लोग, बिजली की प्राइसेस जो है 65 रुपए पे चली गई हैं. वो बंदा कहता है यार मैं अपना सोलर लगाऊंगा, मुझे 15 रुपए की 18 रुपए की इक्विवेलेंट पड़ेगी. मैंने कहा नहीं, खबरदार, हमारी बेवकूफ़ी को तुम अपने खर्चे से कैसे हल कर सकते तो हो. आपके ख्याल में अभी गवर्नमेंट को ये फोर्स मेजोर सर्कमस्टेंसेस साइड करते हुए इन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाना चाहिए? अच्छा, वो भी कोई अच्छा काम ही है ना भाई. उन्होंने तो नहीं आपको डंडे मारे थे. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मोस्ट ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट चंक इज चाइनीज इन्वेस्टमेंट. ये मैं अभी बातें नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको पता, मैं कोई सियासतदान तो प्योर हूँ नहीं, मैं तो एक डिफरेंट वर्ल्ड से आया था. मैंने फॉर्मल नेप्रा रिव्यू पिटिशन फाइल की जब ये पॉलिसी नई आ रही थी कि कर क्या रहे हो खुदा का वास्ता. डेटा दिखाया. जी का बांग्लादेश के अंदर प्रोजेक्ट लग रहा था सेम टाइम के ऊपर, उनकी प्राइसिंग दिखाई. उन्होंने कहा जी रेट्स ऑफ रिटर्न हमें बढ़ाने की इसलिए जरूरत, पहले 15% रिटर्न ऑन इक्विटी होता था, उसको 18% कर दिया. इनका जी क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी. ओ अल्लाह के बंदो, इन्वेस्टर लाइन पे लगा हुआ था बशमूल मेरे, सेइंग वी वांट टू सेट अप कैपेसिटी. इसलिए नहीं कैपेसिटी लग रही थी क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं लगा सकते. और तो सो एक गलती नहीं, दो गलती नहीं, तीन गलतियां एक साथ. ठीक है, चले, बट वी वेर ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेज टू. अब जो है नहीं, आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि सम काइंड ऑफ फोर्स मेजोर इन द एंड विल हैव टू बी डन. बट फोर्स मेजोर के अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देयर इज अ क्लॉज व्हिच अलाउज एन अर्ली बायबैक. ठीक. सो आप जो कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम की भी हिट्स ले रहे हैं ना, अभी तो IMF ने ये माना आपने सर्कुलर डेट क्लियरेंस के लिए किया, और आप वो फ्लेयर करते हैं, दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो रहा है. सो व्हाई डोंट यू रिकग्नाइज दैट मिस्टेक, डू एन अर्ली buyout of these contracts, and in that you can sit and negotiate also. By all means negotiate. पूरी प्राइस ना दें जो फॉर्मूला बेस बनती है. यार we are in a default situation. ठीक है. So आपको हम इसका 70 cents on the dollar, 80 cents on the dollar, 60 cents on the dollar, whatever is so वो आप one time clear करें, right? But उसके साथ आपने simultaneously क्या करना है, वो जो CTBCM जॉब करवा रहे थे, जी जी, bilateral contracts, competitive trading, bilateral contract, limited to only 800 megawatts right now. 1000 megawatt and above was the first phase, but that first phase was supposed to be online in March 2023. भाई आप तो एक तो प्रायोरिटी जो होनी चाहिए उस पर आप प्रायोरिटाइज करते नहीं, उसको एक्सेलरेट करें. Let's go to a market जहां private sector makes the investment, private sector takes the risk. Right now what you're doing is आपने जो इस वक्त जो बिजली का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स प्राइवेट सेक्टर के हैं, रिस्क और कॉस्ट जो है वो टैक्स पे. असद साहब, सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम. आई एम ग्लैड कि आपने वो सोलर की बात की. अब एक रिपोर्ट आई है पिछले साल मिड ऑफ लास्ट ईयर, जिसमें एक इंस्टीट्यूट ने ये पब्लिश किया कि जो टोटल इंपोर्टेड सोलर कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, इट इज़ एक्चुअली क्रॉस्ड जो आपकी कन्वेंशनल कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है. इट्स जस्ट फ्रेगमेंटेड. नाउ वुड यू वांट टू बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और आप किस तरह लोगे? जो चीज़ें चाहिए, माइक्रोग्रिड्स चाहिए, बैटरीज चाहिए. So therefore a decentralized solution in Pakistan was absolutely the right thing to do immediately. आपका outdated grid है, you don't have smart grids. आपको पता है कि renewables जब एक large proportion के अंदर आप through the grid system जो ट्रांसमिट करने की जाएंगे, तो उसके अंदर you need
a very different kind of a grid. उसकी variability is much greater than जी। आपकी जो coal fired plant है या LNG fired plant है etc. And that's going to take some time. लेकिन मैं अगर अपने घर पे बैठ के या मैं अपनी फैक्ट्री में खुद लगा के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो आपका क्या प्रॉब्लम है यार? Why are you coming and stopping me from doing that? मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? ना आपको कोई ग्रिड में इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, ये भी है कि देखें जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, जो फॉसल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो ऑयल फायर्ड हो, पावर ये हो, ये सब थे कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है? एंड इसमें द एफिशिएंसी वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्केल। Right. Therefore, what made sense was close to the fuel source आप सेटअप करें पावर जनरेशन, जितना बड़ा स्केल कर सकते हैं उतना स्केल करें एंड देन ट्रांसमिट करें उसको ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो आपकी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो रिन्यूएबल्स आपके आ रहे हैं, इवन द न्यू न्यूक्लियर आपको पता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियर कहते हैं, जो अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने के अंदर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हुई हैं, दोज आर ऑल रिलेटिवली मच स्मॉलर स्केल। Therefore, you put them close to the consumption center. And in the case of solar, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये विंड बात कर रहा हूँ, close to the consumption center means के consumption center के अंदर आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक हिस्सा बनाया, वहाँ पे हमने सोलर लगाया, विंड लगाई, खुद ही प्रोड्यूस की, खुद ही इस्तेमाल कर ली, राइट? सो देयरफॉर जो वो पूरी इन्वेस्टमेंट इन द ग्रिड बेस्ड टेक्नोलॉजी, वो उसकी रिक्वायरमेंट ही ग्रिड ट्रांसमिशन की ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इट विल स्टिल बी रिक्वायर्ड बट इट विल ड्रामेटिकली रिड्यूस। आपके ख्याल में जिस तरह का डाइवर्स आप एक एनर्जी सेक्टर समझ रहे हो, सोच रहे हो, क्या वो पॉसिबल है विद द CTBCM या विद आल्सो द फैक्ट कि आपका सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर या फ्यूल इंपोर्टर्स जो है वो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं? मेरे ख्याल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द इंपोर्ट, PSO है सबसे बड़ा, राइट? बट बेतहाशा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है। कोई पंप पे कोई कंट्रोल कर सकता है कि किस पंप में जाएगा? PSO compete करेगा तो नहीं। मैं PSO के बोर्ड पे 5 साल रह चुका हूँ। स्टेट ओन एंटरप्राइज होते हुए PSO ऐसे मार्केट शेयर गिर रहा था एंड शेल का ऐसे ऊपर जा रहा था। रिवर्स हुआ, शौकत रजा मिर्जा मरहूम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तारिक किरमानी। शौकत मिर्जा कौन थे? शौकत मिर्जा सारा करियर विद एसो एंड एक्सो। तारिक किरमानी कौन थे? शेवरॉन के कंट्री हेड, 27 साल शेवरॉन एक्सपीरियंस। ही केम इन एज पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन शौकत मिर्जा वाज मैनेजिंग डायरेक्टर पहले, तारिक किरमानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। यू नो इट्स अ हार्वर्ड केस स्टडी, एब्सोल्युटली टर्न द कंपनी अराउंड। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन, क्विक एनेक्डोट फॉर यू, आई माय सेक्रेटरी कम्स रनिंग इन द मॉर्निंग सुबह सुबह कि यू शौकत जी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन कॉल है। सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों याद आ गया? मैंने कहा जी शौकत जी असद, हमारा एनर्जी इज द लाइफ लाइन फॉर द फ्यूचर एंड OGDC इज द हार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन फॉर अस। आई वांट टू कंप्लीटली रिवैम्प OGDC, आई वांट यू ऑन द बोर्ड। मैंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब, ये मैं ज़रूर कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए नेट एडिशन करना बड़ा मुश्किल है। तो PSO की तो प्राइवेटाइजेशन इस वक्त सिर्फ 3 महीने दूर है। आप मुझे PSO के बोर्ड से स्टेप डाउन करने दें और मैं OGDC का डाना सर। ये कॉन्वर्सेशन कब की है? ये कॉन्वर्सेशन है आज से 21 साल पहले। 21 साल में भी जरूर प्राइवेटाइजेशन कर दे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि द फैक्ट दैट देयर इज अ कंपेटिटिव मार्केट, हाँ, मीन्स के प्राइवेट सेक्टर भी सर्वाइव इसलिए कर रहा है, PSO के उसने एफिशिएंसीज लेके आया और उसने इंप्रूवमेंट्स की, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओब्लिटरेटेड जैसे पहले चल रहा था। आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें और मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, कोई व्हाई शुड इट बी एफिशिएंट? वो मोनोपोली में और रेंट एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। वैसे तो वन को आर्ग्यू कि कोई भी एंटी ट्रस्ट अगर बॉडी इस PSO के मार्केट शेयर को देखे तो वो उसको कैटेगराइज कर देगी एज अ मोनोपोली। लेकिन चलो CTBCM के फ्रेमवर्क में क्या जान इतनी है कि अच्छा, पहली बात आई डोंट एग्री विद यू। देखिए जो मार्केट शेयर है ना, दैट्स वन एलिमेंट ऑफ इट and that is what triggers it. Pakistan's case, it used to be 40%. I don't know if they've changed it. 40% market share. PSO का market share is 40-50% के दरमियान. Yeah. But it's an open market. There are multiple competitors, etc. तो वो नहीं बनता. Okay. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपको, CTBCM was the first step only ना. उसके बाद आपने रिटेल के ऊपर जाना था. Similarly, let's take the case of gas. ठीक है. जैसे मैंने बताया, सरकारी कोई ब्यूरोक्रेट सियासतदान बैठ के नेगोशिएशन करता है, कैलकुलेशन करता है, उसने जाके कमिट कर दिया कतर को, अपनी तरफ से उसने बड़ी नेक नियति से किया होगा। ग्लोबल एनर्जी ईरान वॉर हुई और कंप्लीटली ग्लोबल एनर्जी मार्केट टर्मोइल में आ गई, राइट? सो चेंजेस आती रहती हैं।
यहाँ पे इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, पैसा कौन देगा? टैक्स पेयर। आपके एलएनजी टर्मिनल के थ्रू थ्रूपुट नहीं जा रही, आपने फिर भी गारंटी पेमेंट करनी है। और किसने करनी है गारंटी पेमेंट? सरकार ने नहीं। सरकार अपने घर से नहीं पैसा लेके आती, आवाम का पैसा होता है। सो एवरी स्टेप ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, एलएनजी इंपोर्ट कौन करेगा, किस टर्मिनल पे लगेगी, टर्मिनल कहाँ लगेगा, ट्रांसमिशन किसने करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किसने करनी है, प्राइसिंग क्या होगी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ईदर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और बाय पॉलिटिशियन। भाई खुदा का वास्ता। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जैसे मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन है प्रॉफिट्स की और सोशलाइजेशन है लॉसेस की। सो खुदा का वास्ता यार, उसकी जो CTBCMS का फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस। तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स डिसीजन लिया गया जिसको एलएनजी इंपोर्ट होती है। लास्ट में पॉलिटिकल टसल थी बिटवीन PMLN, PPP, पीपल्स पार्टी की, उनको वोट की जरूरत थी पास कराने के लिए लॉ को, उन्होंने मान लिया। LNG got classified as a petroleum product, not as gas. So सारे पाकिस्तान में हजारों जो वेल्स हैं, they all get pooled into one, और उसकी एक वेटेड कॉस्ट ऑफ गैस होता है। लेकिन LNG की प्राइस अलग होती है ना। कंज्यूमर के लिए एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट आ रही है। ये इस्लामाबाद में आपको तमाशा मिलेगा, घरों के अंदर एक घर के अंदर जो है 300 रुपए की गैस आ रही है, साथ वाले घर के अंदर 1500 रुपए की गैस आ रही है, सिंपली कि किसों का दाब मिसाइल के। What that did is it actually stopped the development of the gas market also। पाकिस्तान एनर्जी से भी स्टॉप हो गया। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस है बड़ी डायरेक्टली इन्वॉल्व। KP से बड़ी रेजिस्टेंस आती थी हमारी पार्टी से, उनको कन्विंस किया, टोल्ड देम व्हाट इज द बेनिफिट फॉर देम। वो भी ऑन बोर्ड आ गए, बिल लेके आए, असेंबली फ्लोर पे खड़े होके लिटरली पास कराया। मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जब तक इस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती हम यहाँ से नहीं जा सकते। सो वो सम हुआ है स्टॉल। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। प्लीज़ खुदा का वास्ता डीरेगुलेट बोथ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैस मार्केट। जब तक आप नहीं करेंगे, आप उल्टे होकर लटक जाएं, दुनिया के बेहतरीन वजीर लेके आ जाएं, टेक्नोक्रेट लगा दें, आप ये एनर्जी सेक्टर नहीं ठीक कर सकते। गवर्नमेंट अभी इन्वॉल्व हुई है किसी किस्म की बायलैटरल कम्युनिकेशन के अंदर ईरान और US के साथ। आपके वी आर नॉट रियली प्रिवी टू दैट नेगोशिएशन, एंड ये भी सुना है कि जो ईरान के साथ कम्युनिकेशन, बिकॉज एवरीबडी इज अंडरग्राउंड, तो वो भी डिफिकल्ट है। लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो सिग्निफिकेंट रोल है और जो कार्ड्स पाकिस्तान के पास एज ए स्टेट हैं इस सिचुएशन में, वो एक्चुअली हैं क्या? रिवील टू अस के आप क्या समझते हो, इधर किस तरह एंटर होना चाहिए इस गेम में? एंटर तो हो चुके हैं। आपको लेट्स बी द फेयर, आपको पता है मैं बहुत ही शदीद क्रिटिक हूँ हुकूमत का। लेकिन पिछले जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, ईरान वॉर स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया है, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है और अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की है जो पाकिस्तान जो फ्रैंकली ओवर द कपल ऑफ डेकेड्स तो ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हुआ बैठा था, राइट। सो ये नतीजा ये निकला है कि जो हमने पिछली साल की जो कॉन्फ्लिक्ट में रोल प्ले किया था, अगर आपको याद हो तो मसूद पेशेश्कियान जो सदर हैं ईरान के, द सेकंड कंट्री विजिटेड आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट वाज पाकिस्तान, और उन्होंने एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जब तक मैं ज़िंदा हूँ पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है ईरान की मदद के लिए इस 12 दिन की जंग में, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सो आपने एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट का रिश्ता वहाँ पे बनाया हुआ है। आपकी सऊदीज़ के साथ पुरानी रिलेशनशिप थी, वो बिकॉज जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर को रिस्पॉन्ड किया एंड जो आपने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी शो की, उससे फर्दर आपका वो इमेज बूस्ट हुआ। और ऑन द बैक ऑफ दैट जो है एक नया सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, तो सऊदी अरेबिया व्हिच इज अनदर क्रिटिकल प्लेयर, उसके साथ भी आपकी हमेशा से अच्छी रिलेशनशिप थी और भी क्लोज रिलेशनशिप हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी वो तो there are multiple reasons for that, but you manage that relationship well. So in a situation like this कि जहाँ पे ये नहीं है कि दोनों साइड जो हैं वो पाकिस्तान जो है उनको बैलेंस करना पड़ा है, यहाँ तीनों साइड्स हैं। द ओनली साइड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पोजीशन पाकिस्तान ले सकता है वो इसराइल थी, जो एक्चुअली है भी असल है, वो उसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका ने जो किया है वो unjust है, it's an unjust war that America has unleashed, but I'm absolutely convinced इसके पीछे बीबी नेतन्याहू is a principal character, ने पट्टियाँ पढ़ाइयाँ पता नहीं क्या क्या जाके डोनाल्ड ट्रंप को। सो इसराइल की बिल्कुल आपको टिका के खुल के अनडाइल्यूटेड अनअपोलोजेटिक मुखालफत करनी चाहिए, बट द फैक्ट कि आपकी सऊदी अरेबिया, अमेरिका और ईरान के साथ, तीनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, इज़ द रीज़न वाई यू आर
इन अ पोजीशन टू प्ले दिस रोल। इन तीन में से किसी एक के साथ भी नहीं होती ना तो आप ये रोल नहीं प्ले कर सकते। ठीक है। सो एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही वो है कि फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएंगी, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है हर चीज़ के अंदर बस जाएगी। फिर द अदर वे वो एंड एनर्जी कॉस्ट भी उसके अंदर जो है, द अदर वे दैट वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड इज कि हमें यूरिया जो है ना उसकी प्रोडक्शन हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। यूरिया की नहीं, बिकॉज देखो यूरिया की प्रोडक्शन, यू हैव गॉट मोर कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग यूरिया इन पाकिस्तान दैन द डिमांड फॉर यूरिया। ठीक है। ओके, एंड आप और वो डोमेस्टिक फील्ड से ऑलमोस्ट सारी वो मीट हो जाती है, और उसमें से भी बहुत बड़ा उसका पोर्शन वो है जो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस है। हमारी की जो फील्ड है इट इज़ लोअर BTU गैस, जो आपकी पाइपलाइन जो है उसके अंदर 1000, 1050, 950 डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर BTU गैस होती है। ये 700, 750 BTU गैस है, अब तो शायद और भी BTUs के गिर गए। सो देयरफॉर यूरिया इज़ वन थिंग जिसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्टिलाइज़र में जो आपको प्रॉब्लम होगा वो DAP के ऊपर होगा, क्योंकि फॉस्फेट इज़ DAP इज़ बोथ फॉस्फेट एंड अमोनिया। सो गैस वाली साइड तो आपकी कवर हो जाती है, लेकिन फॉस्फेट क्योंकि रॉक आपके पास ना होने के बराबर है, सो तकरीबन तमाम आपकी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर। लकीली ये है कि फॉस्फेट का जो बड़ा सीज़न होता है वो होता है अक्टूबर टू दिसंबर। तकरीबन 60% पूरे साल की कंजम्पशन जो है वो आखिरी 3 महीने में होती है, तो अभी आपके पास टाइम मौजूद है। अदरवाइज प्राइसेस बढ़ गई हैं। यूरिया को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन फॉस्फेट तो आप इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी हिट जो है। नहीं तो DAP की प्राइसेस क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सप्लाई में क्यों डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो इट्स आल्सो कमिंग फ्रॉम ग्लोबली बढ़ गई, नहीं, ग्लोबली कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई है ना। राइट। DAP के अंदर भी एनर्जी इनपुट भी है ना। हाँ। सो वो प्राइस ग्लोबली बढ़ गई है। ठीक है। सो उन्होंने भी अपनी इंटरनेशनल प्राइस से बढ़ गई, यूरिया की प्राइसेस शार्पली बढ़ गई हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए पाकिस्तान को वो बफर अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन DAP की साइड के ऊपर खासतौर पर जब बड़ा सीजन आएगा, अगर उस वक्त तक ये चल रही है, तो दैट विल बी अ बिग हिट दैट योर फार्मर विल टेक। सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल इम्पैक्ट्स को किस तरह मिटिगेट करेंगे। इसे जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होने को है, तो आई डोंट थिंक कि सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट की मैनिपुलेशन से ये शायद इफेक्ट हो सके। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डिपेंड करता है ना कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज फ्रैंकली रिगार्डलेस ऑफ द रीजन वेदर इट्स अ प्राइस इफेक्ट और द वॉल्यूम इफेक्ट जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है आपका, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है तो आपने उसको कंट्रोल करना है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के डिमांड कंस्ट्रक्शन कराना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट इज अवेलेबल टू यू। यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपन्स टू रेमिटेंसेस, भाई अगर ज़्यादा देर चलेगी ना तो आपका गैप आएगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। जब वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो आपको डिमांड कंटेनमेंट करनी पड़ेगी। सो इमीडिएटली आई डोंट सी देम टेकिंग एनी एक्शन, बट अगर ये जंग चलती रहती है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सो डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेट इंक्रीज टेकिंग प्लेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। 100% प्योरिटी के साथ नहीं अप्लाई होता, ये हाई ऑक्टेन वाला है, क्योंकि कुछ लोग जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चला रहे वो हाई ऑक्टेन उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इसेंशियल फ्यूल नहीं है उसके लिए। दे कैन यूज नॉर्मल, There are a lot of 660 hybrids that are using high octane. They can't use regular petrol. हाँ, वो 660 cc गाड़ी। आई नो। सो देयरफॉर वो जैसे मैंने कहा ना कि वो नहीं है, बट बाय एंड लार्ज हाई ऑक्टेन इज यूज्ड बाय वेल ऑफ कंज्यूमर्स। बाय एंड लार्ज उसकी जो लार्जर डिमांड है, मुझे लगता है तुम्हारे पास Outdated. हमारे पास लगता है हाई ग्रेड है वो वाली। कहा जी। सो द एबिलिटी टू सब्सिडाइज, सब्सिडी नहीं है भाई आपकी। इस वक्त जो फ्यूल प्राइसिंग आपने की थी, जो फर्स्ट राउंड में आपने फ्यूल प्राइसिंग की थी, आपका 105 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था जी। आपने टैक्स कम करना है, आपने सब्सिडी नहीं देनी, एंड टैक्स कम करने में आपके पास बहुत गुंजाइश मौजूद है मैसिव बफर क्रिएट करने का। और वो पैसा कहाँ से आएगा? आप अपने फिस्कल एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करें ना, वहाँ पे असल एक्चुअल जो एप्लीकेशन आएगी। सो दिस इज़ अ नाइस स्मॉल कंट्रीब्यूशन के जो 360 लीटर्स जिसको पेट्रोल लगा था महीने का, उसको 180 कर दिया। इट्स अ नाइस स्टेप, but you'll need to take much bigger steps. That's the way to do it. And don't you think fiscal expenditures कम करना is not it's an overly simplistic solution, because ये तो डॉलर का शॉर्टेज है ना जो मसला है। डॉलर का कैश फ्लो जो है वो पहली बात तो if you look at the economic impact,
fiscal stimulus directly feeds the current account deficit also. Very simple ना. आपका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको पाकिस्तान कितनी $350 बिलियन की लगभग इकोनॉमी है, $60 बिलियन की इंपोर्ट्स है. सो 1/6 ऑफ योर इकोनॉमी इज इंपोर्ट डिपेंडेंट. जब आपकी इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है तो 1/6 एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है. जैसे ही आपकी गाड़ियां ज़्यादा चलनी शुरू होंगी, आपका फ्यूल ज़्यादा चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द. ठीक है. बट मैं तो ये कह रहा था, हम तो करंट अकाउंट डेफिसिट की नहीं बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे कि पीडीएल को अगर आप कम करते हैं, शॉक कम करने के लिए पाकिस्तान के कंज्यूमर को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, गरीब को, अगर वो कम करते हैं तो अब फिस्कल डेफिसिट फीड करेगा ना. उसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप करंट का अपना फिस्कल एक्सपेंडिचर जो है उस पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स भी लगाएं, ऑल दोज विच आर नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल इन द शॉर्ट रन. अनफॉर्चुनेटली सबसे आसान, सबसे बड़ा टारगेट तो वही मिलता है, पीएसडीपी. सबसे पहले वो होगा. प्रोविंशियल बजट जो है, ये दोनों प्रोविंशियल और फेडरल मिला के वो 2-3 ट्रिलियन रुपए होते हैं जो वहाँ हैं. उसके अलावा जो वजीर आज़म जो हैं वो 5 या 6 लोगों के लिए जहाज उड़ा के कराची में किसी की दुआ के लिए जा रहे हैं. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वेस्टेड इन दैट. But whatever fuel you're gonna buy, you're gonna have most of it is going to be coming from abroad. उसके पैसे जो डॉलर में ही देने पड़ेंगे. I understand that, but just imagine how much fuel would the prime minister have consumed if he had taken a PIA की flight versus एक जहाज जिसमें सिर्फ 6 लोग बैठे थे. I think that is just a talking point, really. No. Like in terms of scales, is it? No. This is a mindset. This is a mindset, right? So why is it so easy for us? हमने पीडीएल बढ़ा दिया एक झटके में 55 रुपए लीटर. ठीक है. पाकिस्तान की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब को आपने रोंद के अगर प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस जो होती वो लेट होती, डिले होती, तो उसका ज्यादा नुकसान ना हो जाता जी. अच्छा, रियली? मुझे ये बताओ कि बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की तुमने. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्राइसिंग फार्मूला क्या था उस वक्त तक? फ्रीक्वेंसी क्या थी चेंज की? हाँ, महीने से कम करके फिर 2 हफ्ते. और 2 हफ्ते तो पहले थी ना, 2 हफ्ते थी ना. ये 1 हफ्ते बाद क्यों बढ़ा दी? आई थिंक फार्मूला ब्रेक करके, अपना बनाया हुआ फार्मूला ब्रेक करके 1 हफ्ते बाद बढ़ा दी. रीजन क्या दिया था जो तुम अभी बोल रहे थे? नहीं, तो इस क्राइसिस के अंदर तो हर दिन नहीं बदलनी चाहिए क्या? ओहो भाई, सुन लो ना मेरी बात. हाँ. रीजन क्या दिया था? रीजन ये दिया था कि अगर हम नहीं करते ना तो लाइनें लग जाती पेट्रोल पंप पे, एटसेट्रा. राइट. यू नो व्हाट द गवर्नमेंट सेड उसके साथ अनाउंसमेंट के साथ, अभी तो और बहुत प्राइस बढ़नी है. ओ भाई, फिर क्यों नहीं लाइनें लगी? एब्सोल्यूट बुलशिट. दैट टुक अ बैड डिसीजन. अगर वो आप करना भी चाहते थे ना, इफ दैट वाज द सोल रीजन दैट वाज डूइंग इट, तो आपको ये करना चाहिए था कि आप इधर पीडीएल बढ़ाते पेट्रोल के ऊपर, और द सेम अमाउंट जो है ईदर इन द शेप ऑफ लोअर डीजल प्राइसेस, लोअर बिजली के बिल, व्हाटएवर मैकेनिज्म यू फाइंड, आप आवाम को वापस करते थे. आप आवाम के ऊपर तो नहीं बोझ डालना चाहते थे ना. आप तो सिर्फ ये सप्लाई शॉक अवॉइड करना चाहते थे. यही आर्ग्यूमेंट थी ना. हाँ. भाई आप सप्लाई शॉक अवॉइड कर लें. माई पॉइंट इज दैट योर माइंडसेट इज कि जहां आवाम की जेब से पैसा निकालना हो तो आपको 2 मिनट भी लगते फैसला करने के. जब अपने ऊपर आती है तो आपका माइंड वर्क ही नहीं करता. द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने एक मुल्क के गरीब तरीन आवाम के ऊपर 55 रुपए का बोझ डाल दिया. लेट्स से नागुजीर था. मैंने लोगों को, बच्चों की तालीम रोक दी, उनको बोला घर बैठो, तालीम नहीं हासिल कर सकते. लेकिन यार मैं पीएए के जहाज में नहीं जा सकता. क्यों? आप कोई किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, आप क्यों नहीं आ सकते भाई उस जहाज के अंदर? आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज एन एग्जांपल ऑफ अ माइंडसेट. नाउ यू टेक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ $1 trillion and you start applying the same mindset जो आप आवाम के ऊपर बोल डाले कि we are talking about crisis situation ना, हम नॉर्मल सिचुएशन की नहीं बात कर रहे हैं. How would you transfer the same thing? मतलब फिर बिजली के उसके साथ किस तरह, how would you absorb that? किस चीज़ की? क्योंकि fuel prices बढ़ेंगी तो obviously बिजली के अंदर भी effect होने. How are you going to want to deal with that? Do you want कि consumer sector, household sector की तरफ रवानी रहे बिजली की, या वो industrial sectors को रवानी दे के जो है we overcome the current account? नहीं, अगर आपकी शॉर्टेज हो गई है, राइट, अगर शॉर्टेज हो गई है तो फिर आपको प्रायोरिटाइज जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्ट्स के या इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के सेक्टर हैं, क्योंकि अगर उनको बंद करेंगे तो वो तो इट्स कटिंग योर नोज टू स्पाइट योर फेस ऐसे करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लेकिन बिजली के अंदर अच्छी चीज़ ये है
कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी पहले तो बहुत ही कम होती थी, पर ये जो बेवकूफ़ी की 10 साल 12 साल पहले पॉलिसी लेके आए थे उसके बाद रिलेटिवली बढ़ गई है, बट फिर भी इस सब्सटैंशियल मेजॉरिटी ऑफ आर, हमारा न्यूक्लियर है, हमारा हाइडल है, अभी समर मंथ्स आ रहे हैं, हाइडल विल किक इन, सोलर बहुत बड़ा हो गया है. सो देयर इज अ थर्ड पोल फील्ड जो हमने ओपन अप की, there's a substantial amount of local coal production that is taking place. So you will maximize. इस वक्त जो बिजली की डिस्पैच होती है ना, वो इकोनॉमिक ऑर्डर मेरिट के ऊपर होती है. इट इज सिंपली प्राइस पर रुपीज पर KWH, राइट? सो यू विल थ्रो इन अ सेकेंड एलिमेंट इन देयर विच इज के आप इम्पोर्टेड फ्यूल को आप आउट करेंगे तो यू विल हैव मच मोर कैपेसिटी अवेलेबल. इस वक्त जो इंडिजिनस फ्यूल के भी जो आपके प्लांट्स है ना, उनकी कैपेसिटी आप इंक्रीज करेंगे. दैट्स हाउ यू विल डील विद इट. That's actually an excellent point you have brought up के क्योंकि समर मंथ्स हैं और बिजली की प्रोडक्शन जो है वो हाइडल से बढ़ रही है. सो मे बी हम ये पीरियड समर के अंदर अगर कंप्लीट हो जाता है ये क्राइसिस तो मे बी वी माइट नॉट हैव सच अ बिग अभी जो है ऑल्दो वो नेट इतना फर्क नहीं, बिकॉज समर में डिमांड भी ऊपर जाती है ना. वो तो कर ही नहीं. डिमांड भी ऊपर जाती है. सो वज़ीर आज़म हाउस की अपनी बिजली तो कम से कम वो AC, सॉरी बिजली नहीं पर बिजली चलाने देंगे आपको, पंखा शंखा चलाएं, AC तो बंद करें ना. सो आप हंस रहे हो यार. देखो जिस वक्त क्राइसिस आता है, मैं आपको माइंडसेट की एग्जांपल देता हूँ. आप बोलो यार इससे क्या फर्क पड़ता है, 2 आदमी को टीके लग जाते, कोविड आया, वैक्सीनेशन होनी थी, दैट वाज द सॉल्यूशन. हमने पूछा जी साइंटिफिकली सबसे ज़्यादा एट रिस्क कौन है? सबसे ज़्यादा एट रिस्क वो है जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जिस उस अस्पताल के यूनिट में जहाँ पे कोविड से डील करें, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वो है. उसके बाद इस बाय एज प्रोफाइल, द क्लीनर जो सफाई करता था कोविड वार्ड के अंदर, उसकी वैक्सीनेशन हमने पहले करवाई. और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और मेरी जो NCOC चेयरमैन था, हमारी वैक्सीनेशन बाद भी ने. इट्स अ माइंड सेट दैट यू टेक यार. So I'm saying के, and that is why I don't criticize everything. You obviously don't think ये को बहुत ज़बरदस्त measure लिया है ये fuel consumption बचाने का. मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक step. That's a good start, right? But please सारी decision making में जहाँ पे आवाम के ऊपर इफेक्ट होता हो या बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता हो, वो 2 मिनट में फैसला कर लो. जहाँ अपनी जिंदगी इफेक्ट होती है, and I'm saying we are not talking छोटे नंबर, ₹1 trillion plus बजट. मैं अभी डिफेंस बजट इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहा. अगर वो डिफेंस बजट इंक्लूड हो तो फिर तो पता नहीं कितना हो जाए. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक वी गोना रैप इट अप बिकॉज़ बात तो हम करते रहे तो काफी देर. लेकिन सो टेल मी कि व्हिच सोशल सेगमेंट आर यू मोस्ट वरीड अबाउट इस क्राइसिस की वजह से अफेक्ट होने के हवाले से, एंड हाउ वुड यू like try to make things easier for them? Would you use a tool like BISP or what? देखो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एट रिस्क कोहॉर्ट होगा ना, वो होगा अर्बन डेली वेज वर्कर, क्योंकि वो दिहाड़ीदार है. उसकी जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरती है, कंस्ट्रक्शन रुकती है, तो उसकी तो रोज़ी गई ना, सेम डे ही इज़ गॉन. सो सबसे ज़्यादा एट रिस्क वो वाले लोग होंगे. एंड एब्सोल्युटली इन अ सिचुएशन लाइक दिस जहाँ आप दूसरी जगह से कट करेंगे, अगेन द कोविड एग्जाम्पल, व्हाट वी डिड डू, वी टारगेटेड 3 डिफरेंट सेगमेंट्स. जो सबसे गरीब थे उनको तो बहुत 250, 300, 350 बिलियन कैश हैंड आउट हुए थ्रू दी एहसास पर. सो उसके थ्रू हमने डिलीवर किया. फिर बिजनेसेस को बिजली के बिल में डिफर्ड पेमेंट्स अलाउ की. देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए. द होल आइडिया इज कि इस टाइप की क्राइसिस सिचुएशन में आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को रुकने नहीं देना. एंड उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक फ़ायदा है कौन, एक तो है ना ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कर रहे हैं. इसी तरीके से अगर आप लोअर मिडिल क्लास गरीब को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, सिचुएशन लाइक दैट, कंजम्पशन विल फॉल ड्रामेटिकली एंड इकोनॉमिक हिट विल बी इवन ग्रेटर. बेशक, लेकिन डेफिनेटली जब स्टिमुलस से हम ग्रोथ थोड़ी डिराइव करेंगे तो उसमें इनएफिशिएंसी होगी और वो आप बाद में जाके बदला ले भी अपना. इन अ क्राइसिस आप कैसे कर सकते हैं? यू कांट से यार वो इन द लॉन्ग रन वो विल बी वर्स ऑफ. वो क्या कहा था जी दोनों ने, केन्स ने, इन द लॉन्ग रन विल ऑल बी डेड. सो भाईजान जिस वक्त क्राइसिस आता है तो क्राइसिस के अंदर फिर क्राइसिस फैसले भी सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 जी यूरोप ने एक डिफरेंट टैक लिया, ऑस्टेरिटी एटसेट्रा. अमेरिका ने कहा नहीं, मैसिव स्टिमुलस डालना है. जब तक हम ये नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक कॉस्ट विल बी इवन ग्रेटर देन नॉट डूइंग द स्टिमुलस. लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन, व्हिच इकोनॉमीज परफॉर्म बेटर? अमेरिका कंप्लीटली आउट परफॉर्म यूरोप इन दैट. जो अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमी का साइज डिफरेंशियल होता था 2008 में,
आज वो उससे को 20-30% ज़्यादा बढ़ गया है. So good sound macroeconomic theory tells you that in a crisis, stimulus money being put in is good economics, not just good politics or good humanity. All right, Jay, chale, thank you so much for that analysis. And I think it was by far one of the more like longer term orientation wala analysis. We saw a very different perspective. I hope कि आप लोगों को भी मज़ा आया हो. I think if we understand, to summarize Asad Umar साहब की बात कि it could be a short term crisis, it could be a long term crisis. Global recession की वजह से पाकिस्तान पे शायद proportionate effect ना हो, less than proportionate effect हो, और जो measures लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के by and large जो है कुछ जगह के ऊपर भी हैं, and then so much more needs to be done as well. अगर आपके कोई questions हैं असद उमर साहब के साथ तो do get back to them in the comments. मैं इनको जो email कर दूंगा and then maybe we can talk about these things in more detail. Thank you so much for joining us, Asad साहब, and until then, खुदा हाफिज़.